एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाई, जहां पर आपके 50 प्रश्न होते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है कि अगर आप यहाँ पर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और कहीं से भी हैं, तो ये क्लास आप लोग डेली का डेली लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, और सभी लोग भाई एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, जल्दी से यहाँ पर शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र आपका कौन था। चलिए बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में साहित्य का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन था। थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पूरी तरीके से दिखाई भी देगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारतेंदु के समय में साहित्य का जो मुख्य केंद्र था, ये था आपका कौन, काशी था। याद रखिए काशी था, याद रखिए मुख्य केंद्र था काशी था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि भारत बारहमासा किसकी रचना है। भारत बारहमासा किसकी रचना है, यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। भारत बारहमासा जो रचना है ये है आपकी राधा कृष्णदास की है। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर आपकी किसका हो जाएगा, राधा कृष्णदास का है। ऑप्शन में आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें विरह प्रधान लोक संगीत है, अर्थात कैसा है, ये आपका विरह संबंधी दिखाया गया, अर्थात इसमें विरह संबंधी प्रावधान है, अर्थात विरह संबंधी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले। इस पंक्ति जो पंक्ति है ये किस कवि की है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, इन पंक्ति में अर्थात ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर। देखिए काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं और बिल्कुल जवाब भी सही है। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। ठीक है, जो कि आधुनिक युग के प्रमुख कवियों में से इनका एक स्थान आता है। आधुनिक युग के कवियों में भी आपके भगवती चरण वर्मा का नाम आता है। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ढूंढाही कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए ढूंढाही कहा जाता है कौन सी बोली को कहा जाता है। अगर आपने स्पेशल चैप्टर वाइज वाली, है ना, अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्पेशल हमने यहाँ पर चला दिए है आपकी। देखिए 5 बजे हम आपको बता दें कि आप कहीं से भी हैं, यूपी से हो या बिहार से, उत्तराखंड से या राजस्थान या कहीं से भी हो, 5 बजे क्लास चलाई जाती है जिसकी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो उससे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि हर एक लिंक और जो जरूरी पीडीएफ है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, ये क्लास अगर आप लेते रहेंगे 5 बजे वाली, तो समझिए कि आपको हिंदी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी, आने लगेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ढूंढाही कहा जाता है कौन सी, तो ऑप्शन ए नंबर पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाही कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाही के नाम से जानते हैं, और साथ में इसे जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए इसे जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो देखो यहाँ पर पुरुष शब्द लास्ट में निकल के आ रहा है, अर्थात जो प्रधान इसमें क्या मेन है, यहाँ पर लास्ट में पुरुष शब्द आपका अच्छा है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंतिम पद होता है, अर्थात जिसे उत्तर पद कहते हैं या दूसरा पद कहते हैं। ठीक है, उत्तर पद या दूसरा पद जब प्रधान होता है वो होता है आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो कि आंसर क्या हो जाएगा। देखिए काफी लोग आंसर दे रहे हैं ए नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब आ गया है। लगभग जब सही है तो सही जवाब दोगे ही दोगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा पद आपका प्रधान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और देखिए पदों के बीच कारक चिन्ह भी होते हैं। याद रखिए जो तत्पुरुष समास होती है इसमें क्या होते हैं, कारक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, वो भी 6 कारक चिन्हों का ही प्रयोग होता है आपके समास में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से अच किस शब्द का पर्यायवाची है। अच किस शब्द का पर्यायवाची है, अच किस शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अच की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं अंग। अंग नहीं होगा भाई, ये होगा सी नंबर, आंख का होगा। ठीक है, अच होता है किसके, आंख का पर्यायवाची होता है आंख, और आंख को हम लोग कहते हैं नयन, नेत्र, चक्षु, है ना, दृग, विलोचन, ये सब पर्यायवाची किसकी होती हैं, आंख की होती है, अर्थात आंख की होती है। नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। चलिए सत्याग्रह शब्द में जो समास है इनमें से कौन सा हो जाएगा सत्याग्रह। तो सबसे पहले इसे तोड़िए। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सत्य के लिए आग्रह। क्या होगा भाई, सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो के लिए है, के लिए शब्द जो निकला है किसमें होता है, आपके चतुर्थ या कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास में। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर, तत्पुरुष समास का ये आपको उदाहरण है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अपकार का विलोम शब्द क्या होता है। अपकार का विलोम, देखो हमने आपको हमेशा बताया है कि अप होगा तो इसका उप जरूर बनेगा, लेकिन यहां पर दिया अपकार का विलोम तो क्या हो सकता है, उपकार, अपकार का उपकार। तो देखो यहां पर उपकार कहीं लिखा है, ऑप्शन सी आपका लिखा है। अपकार का होता है उपकार या कह सकते हैं परोपकार, दोनों ही हो सकते हैं। मतलब यहां पर जो आपके ऑप्शन है वो आपका सी और डी दोनों होंगे, उपकार भी हो जाएगा और आपका परोपकार भी होता है। तो इसके ऑप्शन दो बनने वाले हैं, सी और डी इसके आंसर बनेगा। नोट कर लीजिएगा, यहां पर जो आंसर होगा वो आपका सी और डी दोनों होंगे, क्योंकि अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार भी होता है और परोपकार भी होता है। उपकार किसी का परोपकार मतलब ही तो वही हुआ ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, इसके दो ऑप्शन यहां पर हो जाएंगे, सी और डी दोनों आपके आंसर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहिए भैया, आंसर सही दीजिए। चलिए यहां पर देखो दिया है अभियुक्त का विलोम शब्द क्या दिया है, अभ्युक्त का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, अभ्युक्त का विलोम। चलिए अभ्युक्त का विलोम वहां पर होता क्या है, यहां पर अभियोगी क्या होता है, अभियोगी, मतलब जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है ये इसका राइट हो जाएगा। अभ्युक्त का विलोम अभियोगी होगा, क्यों, क्योंकि अभ्युक्त का अर्थ क्या होता है, देखिए अभ्युक्त का अर्थ क्या होता है, अभ्युक्त का अर्थ होता है व्यक्ति जिस पर अभियोग लगाया गया हो। क्या, व्यक्ति जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभ्युक्त कहते हैं, है ना। और आरोपित व्यक्ति यदि होता है ना, तो यहां पर जो आंसर हो जाए आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अभियोगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया आपसे सृजन का विलोम शब्द, सृजन का विलोम। अब ये देखिए सृजन आपको दिया गया, सृजन, सृजन का क्या हो जाएगा, सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, सृजन का अर्थ होता है क्या, निर्माण करना होता है। तो जब कोई चीज का आप लोग निर्माण कर रहे हैं और उसका विलोम दिया गया है तो आप क्या कहेंगे, इसका नाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर 10 का डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलिए प्रलय का क्या होता है, प्रलय का क्या होता है जल्दी बताइए, प्रलय का होता है सृष्टि, प्रलय का होता है क्या, जो लोग ए बता रहे थे तो आपको बता दें प्रलय का होता है क्या, सृष्टि होती है। निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति होती है अर्थात प्रशंसा होता है। और जंगम की अगर बात करें तो जंगम का विलोम होता है स्थावर, क्या, जंगम का विलोम होता है स्थावर। तो इस कारण से ऑप्शन कहां जाएगा, आपके डी नंबर पर हो जाएगा राइट। क्लियर है, चलिए समझ में आता है कि नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है राग दरबारी उपन्यास के जो रचयिता है वो आपके कौन है, राग दरबारी उपन्यास के जो रचयिता है आपके कौन है, यहां पर आंसर आपको देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राग दरबारी, जो कि क्या है, एक उपन्यास है। इसको हमने मॉडल पेपर में आपको सॉल्व करवाया भी था। तो देखो यहां पर ये हिंदी साहित्यकार हैं श्रीलाल शुक्ल, है ना। यहां पर जो बी नंबर आपका जवाब है, याद रखिए राग दरबारी ये उपन्यास के जो रचयिता है वो आपके कौन हो जाएंगे। चलिए यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा भाई, सी नंबर, यहां पर भी हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। राग दरबारी ये साहित्यकार हैं श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध ये व्यंग रचना है, क्या है, ये व्यंग रचना है, जिसके लिए उन्हें 1970 में, कब, 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इसका मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई चीज की कॉपी पेस्ट ही करते हैं, मतलब हमारे बताने के बावजूद भी यहां पर सी नंबर दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि कॉपी पेस्ट बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं, ईमानदारी से टेस्ट दिया करें, जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर अमल करें कि हमसे गलती क्यों हुई है। ठीक है, चलिए देखिए दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, यहां पर दीजिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा ये क्या है, काव्य है और इसके रचयिता पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन है आपका सी नंबर। ये है आपके गजानन माधव मुक्ति बोध की, याद रखिए काव्य है, अर्थात चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, ये कविताओं का एक संग्रह है, यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1 जनवरी 2004 में प्रकाशित भी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है सदाचार में कौन सी संधि है। चलिए बताना है यहां पर सदाचार में संधि कौन सी होगी। चलिए देखो हमने बताया था कि जब आप तोड़ेंगे, जब इसे तोड़ें और अगर वो व्यंजन में टूट जाए, अर्थात जब इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, यहाँ पर दा का परिवर्तन उसी वर्ग के पहले वर्ण में होता है, अर्थात ता हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं सत धन आचार, क्या निकलेगा, सत धन धन आचार, सत धन आचार हो गया। अब आप ही बताइए कि अगर यहाँ पर व्यंजन आया है इसका मतलब व्यंजन संधि होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, यहाँ पर रूल होता है कि किसी भी वर्ण का पहला वर्ण अगर का, चा,
टा, ता, पा, अर्थात ये जो वर्ण होता है अगर इस वर्ण में आते हैं तो कोई भी अगर स्वर है या व्यंजन हो तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आपका हो जाता है। अर्थात जैसे ता है तो ता का क्या हो जाएगा, ता का यहाँ पर गा हो जाएगा, चा का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइए तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए तिरस्कार, तीरा धन हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, तीरा हो जाएगा। अर्थात ये जो आधा सा है, आधा सा का ही यहाँ पर विसर्ग हुआ है, वो भी रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। यह विसर्ग संधि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रत्युपकार का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। प्रत्युपकार का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। प्रत्युपकार में यहाँ पर संधिविच्छेद क्या होगा 15 नंबर में। अगर आप थोड़ा बहुत अगर रूल देखे होंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका यण संधि है, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, प्रतिधन उपकार हो जाएगा। क्या बनेगा, प्रतिधन उपकार हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ठीक है, क्योंकि ई और बड़ी ई के बाद कोई क्या है, भिन्न स्वर है ना, भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी के स्थान पर क्या होता है, या हो जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर यहाँ पर राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है क्वेश्चन कि सूक्ति का सही संधिविच्छेद क्या होता है। सूक्ति का सही संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, सूक्ति का जो संधिविच्छेद बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सूक्ति का संधिविच्छेद इनमें से होता है क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा सुधन उक्ति। कौन सा छोटा सु होता है, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सुधन उक्ति। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रूल क्या होता है भाई, इसमें से छोटा ऊ यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर छोटा ऊ निकाल लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बड़ा ऊ निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है, याद रखिए कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर निकल के आया है बड़ा ऊ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रयोग में लाने योग्य के लिए शब्द क्या होता है। प्रयोग में लाने योग्य के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में प्रयोग में लाने के लिए शब्द होता है प्रयोजनीय। क्या होता है, प्रयोजनीय होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन जो कि काफी लोग यहाँ पर भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रयोग में लाने योग्य के लिए बोलते हैं प्रयोजनीय बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। अब ये तो भाई आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है। हमने बताया था कि ज्ञान ऐसी चीज है जिसका यूज कहीं ना कहीं किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो ज्ञान आपके सरकारी जॉब के लिए हो, वो ज्ञान हो सकता है प्राइवेट जॉब के लिए, वो ज्ञान हो सकता है अपने पेट पालने के लिए, वो ज्ञान हो सकता है जीवन में अपना नाम कमाने के लिए। तो याद रखिए यहाँ पर हिंदी जरूरी नहीं कि हिंदी ज्योग्राफी में हो या ज्योग्राफी हिंदी में हो, कहीं भी मिल सकता है कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे कि आपका भारत है और इस भारत में क्या है 3 ओर से पानी, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। द्वीप क्या होता है, जो कोई भी आपका खाली मतलब कोई जगह है इसके चारों तरफ अगर पानी भरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, और महाद्वीप एक विशाल खंड होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे निम्नलिखित में से कौन सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा 19 नंबर में। यहाँ पर बताइए कौन सी आपकी है। यहाँ पर विलक्षण जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। विलक्षण बहुत जल्दी आपका नजर जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में नजर वहीं जाना चाहिए जहां पर आपकी सही है या कह सकते हैं गलत पर फोकस किया गया है। देखो विलक्षण ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विलक्षण आपके यहाँ पर दिए गए हैं कौन से, यहाँ पर विलक्षण और विलक्षण। इसका मतलब 19 वाले में जो आपके पास ऑप्शन बन रहे हैं वो आपके क्या बन रहे हैं, विलक्षण। तो ये भी सही दिया है भाई। यहाँ पर ये तो गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका बी वाला ए वाला है और जो आपका कौन सा है सी वाला वो सेम लग रहे हैं ना। यहाँ पर आपके दो आपके इसके आंसर याद रखिए, यहाँ पर ए और सी आपके दोनों ही वर्तनी सही है क्योंकि आपके सेम लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित रूपों में से सही वर्तनी शब्द आपको बताना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 17 वाले में भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, 17 वाले में है प्रयोग में लाने योग के लिए होता है प्रयोजनीय होता है। 17 वाले क्वेश्चन में कि प्रयोग में लाने के लिए जो योग होता है अर्थात प्रयोग में लाने योग के लिए प्रयोजनीय बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, कह रहे सही वर्तनी आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगा। सही वर्तनी देखा जाए तो आपके 20 वाले में दिया गया है क्या, साहकार दिया है और साहित्यकार दिया है। अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है 20 वाले में। तो साहित्यकार देखिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा साहित्यकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे शोक विकल सब
रोवहि हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इस पद में पूछा है रस कौन सा है, बताइए भाई यहाँ पर जो रस है वो आपका कौन सा रस हो जाएगा। तो देखो इस में कर सकते हैं कोई वस्तु की हानि होती है या अनिष्ट होता है या जो प्री का विचार वे होता है, यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर करुण रस हो जाएगा, जो कि आपको हमेशा पढ़ाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा करुण रस, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। जहां पर मात्राओं की गणना होती है उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको शायद सुनाई भी नहीं देते हैं। भाई यहाँ पर हमने बता दिया है कि यहाँ पर जो हमने बताया उसका मतलब ही होता है प्रयोग में लाने के लिए, बस उसका मतलब ही होता है प्रयोजनी। अब इसमें मतलब क्या, वही तो इसका मतलब ही दिया है कि उसका मतलब क्या होता है। अब बताओ इसी क्वेश्चन में पीछे पड़े हो, उसका मतलब ही वही होता है, अब इसमें क्या बताया जाए। चलिए यहाँ पर बताइए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है 22 नंबर में। तो देखिए 22 का दिया है, दोहा में क्या होता है, मात्राएं गिनती हैं, गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं। चौपाई में भी हम लोग मात्राएं गिनते हैं, रोला में भी हम लोग मात्राएं गिनते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है ये सभी क्या है, एक मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्डिक छंद है। अब देखिए बताइए वर्डिक छंद, इसके पहले मात्रिक छंद पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है वर्डिक छंद। तो चलिए दोहा जो होता है कैसा होता है, मात्रा वाला होता है। चौपाई में मात्रा गिनते हैं, है ना। यहाँ पर रोला में भी मात्राएं गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है सवैया, क्या दिया है, सवैया। तो सवैया में क्या होता है, आपकी वर्डों की गिनती होती है। क्या होती है, वर्डों की गिनती होती है। तो ये सवैया जो हो जाएगा वर्डिक छंद हो जाएगा। इसका अतिरिक्त देखा जाए आपका इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, घनाक्षरी या कवित, ये सभी क्या होते हैं, वर्डिक छंद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। उपरोक्त में से अलंकार आपको बताना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 24 नंबर में। अगर आपने अलंकार का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि हमने बताया था कि जब एक ही चीज हो, क्या, जब एक ही चीज हो उसको अलग अलग तरीके से बताया जाए, जब उसे अलग अलग तरीके से बताया जाए तो उसका अलंकार क्या होता है, उसे कहते हैं उल्लेख अलंकार। क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। अतिशयोक्त नहीं कहना है। देखो अतिशयोक्त मतलब होता है कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर कही जाए। अब यहां पर दिया तू रूप है किरण में, वही चीज है उसको किरण बता रहा है। वही सुमन है, वही है उसको सुमन बता रहा है। वही उसको प्राण बता रहा है। बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है, कोई लड़का है लड़की है ना, तो कहते हैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है, अर्थात जो भी हो, सांसें मेरी हैं, जो भी है वो सब कुछ तुम ही हो। तो वो क्या होता है, उल्लेख होता है। देखो हमने आपको रटाने के लिए बोला है, यहाँ पर ऐसा वर्ड का यूज किया ताकि आपको याद हो जाए ये क्वेश्चन, कि जैसे आप लोग सिंपल सी भाषा में, आप लोग आधुनिक युग के हो और आधुनिक युग की भाषा में आप लोग आधुनिक युग समझते भी हो। जब से कि किसी भी एक चीज को होता है, मान लीजिए पर्सन अपनी लाइफ से समझिए कि अगर है तो उससे कई प्रकार से वर्णन करोगे, जान हो, फलाने हो, ढेकाने हो, दुनियादारी हो, मतलब ये उल्लेख होता है। ठीक है, जीवन में ये पॉइंट आपको नहीं भूलना चाहिए, याद रखिए। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज का जब कई प्रकार से वर्णन किया जाए तो आपका उल्लेख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि चिंतामणि के रचयिता इनमें से कौन है। चिंतामणि के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन लॉक करना है चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए रचना आपने पहली बार नहीं पढ़ा, ये हमें लगता है कि हाई स्कूल में जब थे तो आपको हाई स्कूल में यहाँ पर रामचंद्र की शुक्ल की किन्हीं दो रचनाओं का वर्णन करिए, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। अर्थात यहाँ पर 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के निबंधकार अर्थात समालोचन ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है बादल का तत्सम रूप क्या होता है। बादल का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था बा तो जो हमेशा मिलता है आपको लगभग मिलता है तद्भव में, तो इसका मतलब है कि इसका जो आपका बा है उसका परिवर्तन वा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वा में हो जाएगा। और वा के हिसाब से कौन सा आंसर आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। तो बादल का जो तत्सम हो जाएगा ये हो जाएगा वारिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वारिद हो जाएगा, याद रखिए वारिद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आगे आ गया है अनुचर में उपसर्ग क्या हो जाएगा। अनुचर में उपसर्ग इनमें से क्या हो सकता है। चलिए अनुचर में जो उपसर्ग है आपका कौन सा है। तो देखो अगर इसे आप तोड़ेंगे, पहले बात तो क्या निकलेगा, अनु निकलेगा, जो कि बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। इसमें जो चर है क्या हो जाएगा, मूल शब्द जो आपका है, मूल शब्द हो जाएगा वो आपका चर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधीश में कौन सा उपसर्ग है।
अधीश में कौन सा उपसर्ग होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो चलिए 28 नंबर में, तो देखो यहाँ पर अधीश, अर्थात इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक शब्द निकलेगा अधि। क्या निकलेगा? अधि निकलेगा। जब हमने यहाँ पर अधि निकाला तो इसका मतलब है कि बड़ी ई आपकी आ रही थी, इसका मतलब है बड़ी ई ही जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग दिया है, तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, अधीश का उपसर्ग निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? मूल शब्द इसका जो आपका है वो क्या है? मूल शब्द इसका है ईस। क्या है? मूल शब्द जो इसका है ईस है, और उपसर्ग आपका है अधि, हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है उसे यहां पर, अच्छा देखिए, हाँ देखो दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ पर 29 नंबर में क्रिया के, यहाँ पर देखिए जो आंसर आपका डी है, अज्ञारात्मक रूप या अज्ञार्थक रूप, कि क्रिया के रूप में कर्ता लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो हम एक उदाहरण आपको बताते हैं, तुम पढ़ो। क्या उदाहरण है? तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन। देखो तुम पढ़ो, ये किसके लिए बात हो रहा है? लड़की के लिए, ठीक है। या अगला दिया गया है तुम पढ़ो, यहां पर लड़की के लिए कर दिया जाए, तो कोई क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। एक आज्ञा दी जा रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमारे हिसाब से आप लोग ये पॉइंट समझ गए हैं कि यहाँ पर अगर लड़की हो जाए तो भी यही शब्द कहोगे, लड़का हो जाए तो भी कहोगे, और क्या है जब पढ़ने की बात हो रही है तो क्या हो रही है? आज्ञा हो रही है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग आपका युक्त है? चलिए हिंदी उपसर्ग युक्त है, अर्थात इसमें से आपसे पूछा है हिंदी जो आपकी है वो आपकी कौन से उपसर्ग में आपका लगा हुआ है? 30 नंबर में। देखिए यहां पर 30 नंबर में आप देखेंगे कौन से पॉइंट में, ये जो आपका दिया गया है बी नंबर उन, है ना, इसमें उपसर्ग कौन सा निकलेगा? यहां पर निकलेगा जो उपसर्ग निकलेगा वो आपका उन उपसर्ग निकलेगा, जो कि ये हिंदी उपसर्ग है। क्या? ये हिंदी उपसर्ग है। उन का मतलब होता है कम, उन का मतलब क्या होता है? कम होता है। याद रखिए उन का मतलब होता है कम, अर्थात एक कम। एक कम मतलब क्या होता है? 49 होता है ना। एक कम 50 मतलब क्या हो गया? 49 हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया 49 मतलब हो गया एक कम 50, ठीक है। तो ये हिंदी उपसर्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पल्लव के रचयिता कौन है? आपको हिंदी साहित्य में हमने आपको लगभग सब चीज पढ़ा दिया है। तो देखिए आपका दिया है पल्लव के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? चलिए पल्लव की अगर हम बात करते हैं तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? महादेव वर्मा हो जाएगा क्या? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। पल्लव की जो रचयिता है वो आपके सुमित्रानंदन पंत आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है दास का पर्यायवाची नहीं है। दास का पर्यायवाची नहीं है। देख सकते हैं इस समय जो भी सीरीज चल रही है सब में नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो भाई पूरा टेस्ट लगाया करें, ठीक है। पूरा टेस्ट लगाएं। अगर कुछ सोच के अगर आपने वीडियो में आए हैं तो कुछ ज्ञान लेके जरूर जाइएगा, है ना। ऐसे क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया दास का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दास मतलब होता है सेवक, दास मतलब होता है भृत्य, दास मतलब होता है चाकर, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है परतंत्री, क्या दिया गया है यहाँ पर? सी नंबर आपका परतंत्री, ये दास का पर्यायवाची नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये दास का नहीं होता है। अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दानव का पर्यायवाची क्या होता है? दानव का पर्यायवाची इनमें से बताइए क्या हो जाएगा? दानव का पर्यायवाची इनमें से क्या है? चलिए दानव की अगर हम बात करते हैं तो देखो दानव को हम लोग असुर कहते हैं, दानव को हम लोग धनुष कहते हैं, है ना, दानव को हम लोग राक्षस भी कहते हैं। मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग काव्य कहा गया है? कह रहे आपसे कि निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग काव्य कहा गया है? ऐसा कौन सा काव्य संग्रह है जिसे व्यंग काव्य कहा गया है? तो 34 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? बी नंबर, यहाँ पर कुकुरमुत्ता हो जाएगा। बी नंबर याद रखिए कुकुरमुत्ता जो ऑप्शन है नोट करिएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध एक लंबी कविता है। कैसी है भाई? ये इनकी लंबी कविता के रूप में आता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इनकी लंबी कविता कौन सी है तो ये लंबी कविता है कौन सी? आपकी कुकुरमुत्ता जो है ये लंबी कविता है, जिसमें कवि ने पूंजीवाद सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने व्यंग किया है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत हूं कहा है? किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत ये कहा है? किसने कहा है? चलिए ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके निराला जी ने। इसका भी ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, निराला जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। चलिए 36 नंबर में, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता।
ऐसा बहुत आप लोगों ने देखा होगा, जो नशेड़ी होते हैं, दारूबाज होते हैं, उनकी कपड़ा हो चाहे ना हो, बनियान पहने टहलते रहेंगे, है ना, लेकिन पान मसाला दारू ये तो चलता ही रहेगा, सिगरेट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि झूठा दिखावा करना। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि तन पर नहीं लगता पान खाया लगता, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अपना हाथ जगन्नाथ मोहरे का अर्थ बताना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 37 नंबर में। चलिए, अपना हाथ जगन्नाथ मतलब क्या होता है कि अपना काम स्वयं ही कर लेना, अर्थात यहाँ पर दिया गया है कि अपने हाथ से किया काम अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर देखिए बी नंबर, स्वावलंबी व्यक्ति ही सुखी होता है। स्वावलंबी व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है, अर्थात जो अपने पैर पर खड़ा होता है, अपने पैर पे खड़े होकर, है ना, तो उसे बोलते हैं स्वावलंबी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं कर सकते हैं, और अगर खंडन भी हो जाता है तो उनका अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब आप बताइए यहां पर 38 वाले में कि मलमल में अगर तोड़ेंगे तो दो दो वर्णों को कुछ ना कुछ निकल सकता है, लेकिन यहां पर देखिए लाल जो दिया है, अगर तोड़ेंगे ना तो इसका अर्थ निकलेगा तो ना तो इसका निकलेगा, लेकिन अगर पलंग वाले में कुछ ना कुछ तोड़ेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट अर्थ इसका निकलेगा। इस कारण से क्या है, यहाँ पर बी नंबर जो आपका है ये रूढ़ आपका हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए जैसे अगर आपको दिमाग में लाल, तो लाल में ला और ला खंडों का कोई अर्थ आपका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द आपका है, कौन सा रूढ़ शब्द आपका दिया गया है 39 नंबर में। चलिए जवाब दीजिएगा। रूढ़ शब्द मतलब वही जो कि हमने बताया अभी कि जिसका खंडन नहीं हो सकता है, अर्थात अगर खंडन भी करते हैं तो जिन शब्दों के सार्थक खंडन ना हो सके, सार्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो सके, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर मुंह, अगर इसे अलग भी करेंगे तो क्या मतलब निकल सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है मुंह क्या है, आपका रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों में सार्थक खंड ना हो, है ना, तो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो तो उन्हें रूढ़ कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द आपका है, कौन सा तत्सम शब्द है, यहां पर बताइए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में हमने आपको बताया था कि ये जो त्रा शब्द आपका है, क्या जो त्रा शब्द है, कहीं ना कहीं यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर त्रा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रा मतलब गोत्र जो आपका है, सी नंबर गोत्र जो आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका है, कौन सा तत्सम शब्द है, यहां पर आंसर लॉक करिएगा। अब देखिए यहां पर आंसर क्या हो सकता है, अगर तुक्का भी मारेंगे तो आप तुक्का मार सकते हैं, कैसे, यहां पर तरा लिखा है, हमने बताया था जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्रज्ञ, है ना, तो तरा दोनों शब्द आपका मिल गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो नक्षत्र है क्या है आपका तत्सम है। अच्छा इसका तद्भव होता क्या है, इसका तद्भव होता है नखत, क्या होता है, नखत होता है इसका जो तद्भव होता है, ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है प्रश्न संख्या आपको दिया गया है, शुद्ध वाक्य को चयन करना है, और शुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं तो चलिए चयन कर दीजिए जल्दी से, यहाँ पर शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो यहां पर दिया गया है बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन बंद हो गया है, बहुत सी पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन बंद हो गया है। देखो यहाँ पर देखो प्रकाशन होना चाहिए, जैसे कि बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अथवा शब्द लगाया है जो कि गलत नहीं, गलत है आपका। यहाँ पर सी नंबर जो आपका दिया गया है ये राइट हो जाएगा कि बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का संपादन बंद हो, सॉरी प्रकाशन क्या हो गया है, बंद हो गया है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य ही चुनना है। भारत में अनेक जाति हैं, देखो ये जात क्या सही लिखा है, क्या ये जात क्या सही लिखा है, तो गलत लिखा है। अनेकों सभी प्रयोग करते नहीं है, अनेकों का भी प्रयोग करते नहीं है, मतलब ऑप्शन जो सी नंबर दिया है वो राइट हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया था। यहाँ पर देखो नाम दिया है डॉक्टर रावरी भारद्वाज, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। याद रखिए ये है आपकी तेलुगु के लिए, डॉक्टर रावरी भारद्वाज को यहाँ पर तेलुगु भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सॉरी ज्ञान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के चुना गया, तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी रचना कृति महादेव वर्मा की है, कौन सी रचना महादेव वर्मा की आपकी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 47 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है, मतलब जो आपका निहार है ना, निहार जो रचना है वो आपकी महादेव वर्मा की है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया
दिया गया है, देखो हमने बता दिया है, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी के हो या उत्तर प्रदेश के या मान लीजिए आप बिहार के, राजस्थान के, ये क्लास आप लोग ले सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, 48 नंबर में जवाब दीजिए। अतीत की चलचित्र भी आपकी किसकी है, महादेव वर्मा की है, ऑप्शन नहीं आपका यहाँ पर सी नंबर है। अगला है जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, 49 को ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए जयद्रथ वध जो आपकी रचना है वो किसकी है, यहां पर देखिए मैथिली शरणगुप्त की है, किसकी, मैथिली शरणगुप्त की है, तो इसको ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपसे पूछा गया है। भाई जब 3 बार आपकी फिल्म बन चुकी है तो कम से कम उपन्यासकार का नाम तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, महात्मा गांधी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है। चलिए यहां पर बताइएगा कि कवियों में से, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है। 51 का ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर है, मैथिली शरणगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे इनमें से कौन सी रचना राज्ञ राघव जी की रचना नहीं है, राज्ञ राघव जी की रचना नहीं है। 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो देवदासी भी है, अधूरी मूरत भी है, साम्राज्य का वैभव है, लेकिन जीवन के पहलू ये राज्ञ राघव की नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। यहां पर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को गुड नाइट, टेक केयर।